नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व का दूसरा तत्व जो फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है और परमाणु भार 31 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। देखिएगा 2, 2, 4, 6, 10, 12, 12, 3, 15। ये होता है इसका sp-df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? फास्फोरस का। अर्थात फास्फोरस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये और परमाणु क्रमांक 15 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 31 होती है। दूसरी चीज आप ध्यान देखेंगे कि फास्फोरस की जो खोज हुई थी ये आपका 1771 ईस्वी में खोज हुई थी इसकी, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिले नामक वैज्ञानिक ने फास्फोरस की खोज की थी। फास्फोरस क्या होता है? एक बहुत ही मोम जैसा अपारदर्शी द्रव होता है। मोम जैसा अपारदर्शी द्रव होता है और ये प्रोटीन के रूप में लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी जीवों में पाए जाते हैं। क्या होता है? फास्फोरस एक प्रकार का प्रोटीन है जो सभी जीवों में पाए जाते हैं। ये हड्डियां, दांत और तंत्रिका जो होते हैं, इन सब पदार्थों को मजबूत बनाने का कार्य भी करते हैं। इसकी खोज सिले ने 1771 ईस्वी में की थी। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिया। आइए देखते हैं फास्फोरस के प्रमुख अयस्क। फास्फोरस के प्रमुख अयस्क क्या होते हैं? किससे हम फास्फोरस को प्राप्त करते हैं? तो फास्फोरस के प्रमुख 3 अयस्क यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है फास्फोराइट या फास्फेट सेल। देखिएगा सबसे प्रमुख अयस्क आपको कौन सा है? फास्फोराइट, या इसी को हम फास्फेट सेल कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा क्या होता है? क्लोरोपेंटाइड। दूसरा क्या होता है? क्लोरोपेंटाइड होता है। इसका फार्मूला होता है 3Ca3 ब्रैकेट्स में PO4 का होल ट्वाइस इनटू CaCl2। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है क्लोरोपेप्टाइड। क्लोरोपेप्टाइड का फार्मूला 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस इनटू CaF2 होता है। देखिएगा इन दोनों फार्मूले में, क्लोरोपेप्टाइड और क्लोरोपेप्टाइड दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्लोरीन होगा तो क्लोरोपेप्टाइड हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोपेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब जानते हैं फास्फोरस के अपर रूप होते हैं। जिस प्रकार से कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है ना, कार्बन के अपर रूप इस प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से आपका फास्फोरस का भी अपर रूप होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सफेद फास्फोरस। पहला क्या होता है? सफेद फास्फोरस, जिसे हम कहते हैं P4। ठीक है ना। दूसरा कौन सा फास्फोरस होता है आपका? लाल फास्फोरस, जिसे P कहा जाता है। और तीसरा आपका होता है काला फास्फोरस, ये भी P ही होता है। तो 3 फास्फोरस हमने देखा, P4, PP, अर्थात सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। ये 3 फास्फोरस आपके होते हैं। आइए अब पहले पढ़ेंगे सफेद फास्फोरस के बारे में कि सफेद फास्फोरस होता क्या है, इसे निर्मित कैसे करते हैं, ये किस प्रकार की प्रक्रिया करती है, किस प्रकार के इसके गुणधर्म होते हैं, किन किन विधियों के माध्यम से इसे बनाया जाता है। तो देखिएगा सफेद फास्फोरस की निर्माण विधि। पहला निर्माण विधि में देखेंगे रिटार्ड विधि। ये बहुत पुरानी विधि, इसे पुरानी विधि के नाम से जाना जाता है। रिटार्ड विधि को पुरानी विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? ये जो आपका फास्फोराइड अर्थात फास्फेट सेल है, इसी को लिया जाता है। देखिएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अर्थात कहने का मतलब यह है कि फास्फेट सेल को लिया जाता है और इस फास्फेट सेल में हम मिलाते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? H2SO4। ये मिश्रण बनाते हैं और इस मिश्रण को गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? बन जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन जाता है और इसी क्रिया में कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे छोड़ देते हैं पात्र में और यहाँ से हम क्या करते हैं? छान करके ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 को अलग कर देते हैं। अब H3PO4 को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। उसी ही ताप पर जब अगली क्रिया में इसे जब गर्म किया जाता है तो उस क्रिया में बनता है आपका मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ये आपका होता है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। देखिएगा HPO3 इसे कहा जाता है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होता है।
इस मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में उपस्थित कुछ जल की अशुद्धियां होती हैं अर्थात जल होता है वो मात्रा बाहर निकल जाती है। अब मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को लिया जाता है और इस मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में हम कार्बन प्रवाहित करते हैं। मेटाफॉस्फोरिक HPO3 में हम कार्बन को प्रवाहित करते हैं और इस मिश्रण को गर्म करते हैं, जिस क्रिया में आपका सफेद फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है और जल नीचे बैठ जाता है और मोम के रूप में सफेद फास्फोरस प्राप्त कर लिया जाता है। सफेद फास्फोरस में क्या होता है कि यदि इसे धूप में रखा जाए तो धीरे धीरे पीला भी पड़ जाता है, ठीक है ना। दूसरी विधि क्या होती है, विद्युत तापीय विधि। ये आधुनिक विधि होती है। पहली विधि आपने रिटार्ड विधि पढ़ा था जो आपकी पुरानी विधि थी, लेकिन इसमें विद्युत तापीय विधि आपकी आधुनिक विधि होती है। इस विधि से अब के जमाने में जो है फास्फोरस को प्राप्त किया जाता है। इसमें भी लिया जाता है फास्फेट सेल, इसी को लिया जाएगा फास्फेट सेल या फास्फोराइड को। फास्फेट सेल में हम क्या करते हैं, सिलिका अर्थात बालू के मिश्रण सिलिकेट को मिलाते हैं या SiO2 सिलिकेट को मिलाते हैं और इसे मिलाने के बाद 1500 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। अर्थात फास्फेट सेल में हम सिलिकेट को मिलाते हैं, SiO2 को मिलाते हैं और इस मिश्रण को 1500 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिस क्रिया में बनता है CaSiO3, जिसे हम धातुमल के रूप में कहते हैं। इसे कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। अब यहाँ पे बन जाता है P4O10, इसे कहा जाता है फास्फोरस। इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बन गया, P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है। इस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कार्बन मिला करके इस मिश्रण को 1500 सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो उस क्रिया में प्राप्त हो जाता है P4 अर्थात सफेद फास्फोरस। ये आपका है क्या, सफेद फास्फोरस प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अब फास्फोरस को बनाने की दो विधियां थी, पहला रिटार्ड विधि और दूसरी कौन सी थी, विद्युत तापीय विधि, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फास्फोरस की भौतिक गुण की। फास्फोरस का भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है। तो फास्फोरस जो होता है ये मोम के समान जो है अल्प पारदर्शी होता है। जिस प्रकार से मोम होता है उसी प्रकार से, लेकिन ये अल्प पारदर्शी होता है, कुछ मात्रा में दिखाई देता है इस तरफ से। दूसरी प्रक्रिया में देखेंगे यह जल में अविलय होता है। जी हाँ, यदि हम सफेद फास्फोरस को जल में घोलते हैं तो ये जल में बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में विलय का मतलब ये हो गया जैसे डीजल, पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोलियम के जितने भी पदार्थ हैं सब आएंगे, और क्लोरोफॉर्म हो गया, एथिल अल्कोहल हो गए, ये सारे पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक विलायकों के अंतर्गत आते हैं। इन पदार्थों में यदि हम फास्फोरस अर्थात P4 को घोलना चाहें तो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, लेकिन अगर H2O में घोलना चाहते हैं तो ये घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। नहीं देखेंगे इसमें ये जो आपका P4 होता है इससे लहसुन जैसी गंध आती है। जिस प्रकार से लहसुन पदार्थ होता है जो सब्जियों में डाला जाता है, उस पदार्थ की संबंध में आप देखेंगे जैसी गंध उससे आती है उसी प्रकार से P4 से भी आती है, अर्थात सफेद फास्फोरस से भी आती है। ये जो होता है P4 इसका स्वर विषैला होता है, अर्थात विष दुष्प्रभाव डालता है। इसे यदि हम खा ले ये दुष्प्रभाव डालता है, अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसका द्रव्यमान को जो होता है वो 44 सेंटीग्रेड होता है, अर्थात सफेद फास्फोरस को द्रवावस्था में लाना है गला करके तो 44 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाए, द्रवावस्था में आ जाएगा। क्वथनांक अर्थात इसे बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है, उबालना है तो 281 सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा अर्थात उबलना प्रारंभ होगा। और इसका घनत्व देखा जाए ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में तो 1.82 होता है। आइए देखते हैं सफेद फास्फोरस के रासायनिक गुण। सफेद फास्फोरस के रासायनिक गुण में पहला होता है जलना, अर्थात सफेद फास्फोरस जब जलता है तो एक किस प्रकार से क्रिया करता है या जलाया जाता है। कोई किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए आप देखेंगे सफेद फास्फोरस जब जलता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो बना देता है P4O6, जिसे कहा जाता है फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। देखिएगा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का एक और फार्मूला होता है P2O3। ये देखिए P2O3 भी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का फार्मूला है और P4O6 भी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का फार्मूला है। इसी प्रकार से यहाँ आएंगे P4, यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका
P4 और 5O2। इन दोनों का मिश्रण आपका बनता है, क्रिया करता है, जब जलता है तो उस क्रिया में बनता है P4O10। इसे कहा जाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है ना। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का भी एक फार्मूला होता है P2O5। ध्यान दीजिएगा, P2O5। देखिएगा जिस प्रकार से, अर्थात ये इसके दो परमाणु, इसके 3 और इसके 5 कर दिए जाएं तब भी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का ही फार्मूला बनता है। नेक्स्ट दूसरी क्रिया आती है हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अर्थात जितने भी आपके 7वें वर्ग के एलिमेंट्स होते हैं, 17वें वर्ग के एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी आपके किसकी तरह थे? पी ब्लॉक में 17वें वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में आपको यहाँ लिया गया क्लोरीन, अर्थात जब फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया किया तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और क्लोरीन से क्रिया किया तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना दिया था। PCl3 तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देता है। अर्थात जब भी फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो वो आपका ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड बनाता है। अर्थात मान लीजिए आपका ये जो P4 है क्रिया कर ले F2 से तो ये बना देगा आपका 4F3, अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। या फिर आपका इसी क्रिया में आप देखते हैं P5F2, तो इस क्रिया में आपका देखिए क्या बन जाएगा, या और भी बढ़ा दे पेंटा में तो बन जाएगा PF5, बनेगा कितना? 10 दूनी 20 है तो 5 चौक 20। अब PF5 अर्थात फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड बन जाता है। जिस प्रकार से इसी प्रकार से ब्रोमीन आयोडीन से भी क्रिया करके ये बनाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है अगला धातुओं से क्रिया। फास्फोरस जब धातुओं से क्रिया करता है, धातुओं की श्रेणी में धातु कौन से होते हैं? धातु आपका जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सभी तत्व क्या है? धातुओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम सोडियम को लिए और मैग्नीशियम को। फास्फोरस जब सोडियम से क्रिया करता है, सोडियम के साथ मिलाकर इसे गर्म किया जाए तो बन जाता है सोडियम फास्फाइड। क्या बन जाता है? सोडियम फास्फाइड बन जाता है। इसी प्रकार से जब मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम फास्फाइड बन जाता है। ठीक है ना। अर्थात जब धातु से क्रिया करता है तो धातु फास्फाइड का निर्माण करता है। जब भी सफेद फास्फोरस धातुओं से क्रिया करेगा तो धातुओं से क्रिया करके धातु फास्फाइड का निर्माण करता। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है अपचाय गुण। अर्थात देखना ये कि फास्फोरस का अपचाय गुण क्या होता है। तो फास्फोरस के अपचाय गुण को जानने के लिए यहाँ पे देखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में फास्फोरस को प्रवाहित करने पर ये अपचाय गुण प्रदर्शित करता है, जिस क्रिया में कैल्शियम फास्फाइड और H3PO3 अर्थात फास्फोरिक अम्ल, ठीक है ना, बनता है फास्फोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? फास्फोरस के अपचाय गुण कहा जाता है। नेक्स्ट अगली क्रिया होती है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में क्या होगा? ऑक्सीकारक गुण में फास्फोरस H3PO4, यहाँ पे देख रहे हैं H3PO4, यहाँ पे H3PO4 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा H3SO4 अर्थात H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को लेना है। अर्थात फास्फोरस जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो इस क्रिया में आप देखेंगे यहाँ पे बन जाएगा, दो चीजें लेना है, या तो ये ले लीजिए या फिर आप दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे H3PO ले लीजिए, HCl भी लिया जा सकता है, H2SO4 अर्थात जो भी अम्ल होते हैं अम्लों के साथ ही क्रिया करके ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात सफेद फास्फोरस अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सफेद फास्फोरस अर्थो ये आप देख रहे हैं H3PO4, या यहीं पर हमने बताया HNO3 को भी लिया जा सकता है, क्योंकि HNO3 ही लिया जाएगा। HNO3 आपका क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। तो सफेद फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके यहाँ बना देता है क्या? यहाँ पे देखेंगे H3PO4 जिसे कहा जाता है अर्थोफास्फोरिक अम्ल, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस क्रिया को सफेद फास्फोरस का ऑक्सीकारक गुण कहते हैं। नेक्स्ट आपका NaOH से क्रिया, अर्थात NaOH की क्रिया का मतलब ये होता है कास्टिक सोडा से क्रिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके फास्फोरस आपका देखिएगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल है, दोनों को विलयन बनाया जाएगा, उस विलयन में सफेद फास्फोरस को डाला जाएगा और यहाँ पर निष्क्रिय
वातावरण होना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का गैस नहीं होना चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय वातावरण यहाँ बनाया जाएगा। जिस क्रिया में क्रियाशील आपका वातावरण यदि होगा तो विस्फोट कर सकता है, इसलिए निष्क्रिय वातावरण बनाया जाता है। और इस क्रिया में जो क्रिया करता है यहाँ बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का निर्माण करता है। क्या होता है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और यहाँ पर पीएचटी अर्थात फास्फिन गैस का निर्माण भी हो जाता है ऐसी क्रिया में। आइए हम देखते हैं P4 की संरचना। P4 की संरचना में आपका देखिएगा इस प्रकार की संरचना होती है, क्योंकि फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जानते हैं बाह्यतम कोश ही आपका क्रिया कोश कहलाता है अर्थात क्रियाशील कोश कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए गए, जिसमें से 3 इसके 3 हम आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके ये संरचना बना देते हैं। फास्फोरस की संरचना होती